अगर मैं कहूँ कि एक ऐसे आधुनिक प्रोडक्टिविटी ऐप के बारे में सोचिए, हम्म। जो सिर्फ ये नहीं बताता कि आज दिन भर में कौन से काम करने हैं, बल्कि ये भी तय करता है कि किस सटीक मिनट पर वो काम शुरू करना है। हम्म। मतलब एकदम टाइम ब्लॉक करके। अच्छा। हाँ, और इतना ही नहीं, ये ऐप ये भी निर्देश देता है कि सफलता पाने के लिए आज किस खास रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और तो और ईमेल चेक करने से पहले किसी विशिष्ट जानवर को खाना खिलाने जैसी शर्तें भी रखता है। अरे वाह! सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन कहानी का एक बहुत ही अजीब सा या कह ले बेतुका हिस्सा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग हर सुबह एक ऐसे ही प्राचीन सिस्टम का या ऐप का उपयोग करते हैं। सही कहा आपने। तो आज की इस विस्तार से चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। हमारे पास भक्ति की शक्ति नाम के स्रोत से, जो कि एक बहुत लोकप्रिय चैनल है, 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार के लिए जारी किया गया एक दैनिक राशिफल और पंचांग है। बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, और मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी ज्योतिषीय दावे की सत्यता को मापना या किसी का पक्ष लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा लक्ष्य बस उस गहरे मनोविज्ञान को समझना है जो इस तरह की सामग्री के भीतर काम करता है। मतलब ये देखना है कि कैसे सदियों पुरानी मान्यताएं आज के डिजिटल युग में लोगों के समय प्रबंधन और उनके व्यवहार को दिशा दे रही हैं। देखिए, ये एक बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। अक्सर होता क्या है कि हम इन दैनिक भविष्यवाणियों को सिर्फ एक धार्मिक या अंधविश्वासी नजरिए से देखकर तुरंत खारिज कर देते हैं। हाँ, लोग कहते हैं अरे ये सब तो पुरानी बातें हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर इसका एकदम वस्तुनिष्ठ या कहिए ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करें, तो पता चलता है कि ये सामग्री सुनने वालों को अनिश्चितता से निपटने के लिए एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक ढांचा प्रदान करती है। मनोवैज्ञानिक ढांचा? वो कैसे? देखिए, मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से खालीपन और अनिश्चितता से डरता है। जब कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो पूरा दिन संभावनाओं और आशंकाओं से भरा होता है। क्या होगा, कैसे होगा? ये जो राशिफल या पंचांग की सामग्री है, ये उस दिन को एक व्यवस्थित आकार देने का काम करती है। बिल्कुल। और आकार देने की बात से ही पंचांग और समय के विज्ञान की शुरुआत होती है। मैंने जब ये स्रोत देखा तो इसमें दी गई जानकारी बहुत ही विशिष्ट है। हाँ, वो काफी डिटेल में जाते हैं। बिल्कुल। इसमें बताया गया है कि 17 मार्च 2026 को मंगलवार है, तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, नक्षत्र शतभिषा है, योग सिद्ध है और करण शकुनी है, और सूर्योदय सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त शाम 6:32 पर होगा। जी। अक्सर लोग इन भारी भरकम शब्दों को सुनकर बस आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असल में ये कोई जादुई मंत्र तो नहीं है, बल्कि एक तरह की प्राचीन खगोलीय घड़ी है ना। एकदम सही। ये जो पारिभाषिक शब्द हैं, असल में ये समय और अंतरिक्ष में हमारी स्थिति को मापने के बहुत ही सटीक तरीके हैं। मतलब ये आसमान का एक नक्शा है। हाँ, आप कह सकते हैं। जैसे तिथि का मतलब है चंद्रमा और सूर्य के बीच का कोणीय अंतर, हाँ, जिसे हम एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं। सही। नक्षत्र उस विशिष्ट तारामंडल को दर्शाता है जिससे होकर चंद्रमा उस समय गुजर रहा होता है। अच्छा। ऐतिहासिक रूप से सोचिए, जब हमारे पास स्मार्टफोन या परमाणु घड़ियां नहीं थीं, तब कृषि आधारित समाजों के लिए मौसम, ज्वार भाटे और ऋतुओं के बदलाव को समझने का यही एकमात्र वैज्ञानिक तरीका था। मौसम का अनुमान लगाने के लिए। हाँ, ये आसमान को एक विशाल कैलेंडर के रूप में पढ़ने की कला है। ये पृष्ठभूमि इसे समझने में बहुत मदद करती है। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि स्रोत सिर्फ समय की गणना करके नहीं रुकता है। वो पूरे दिन को छोटे छोटे समय खंडों में बांट देता है, जिन्हें वो लोग शुभ और अशुभ करार देते हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:18 तक है और विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से 3:20 तक है। जी। और फिर आता है राहु काल, जो कि दोपहर 3 से 4:30 बजे तक है, जिसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से सख्त मना किया गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कड़ा निर्देश होता है। तो अब अगर हम आधुनिक कॉर्पोरेट जगत की बात करें, तो क्या ये पोमोडोरो तकनीक या टाइम ब्लॉकिंग का कोई प्राचीन संस्करण नहीं लगता, जहां हम अपने काम को छोटे केंद्रित हिस्सों में बांटते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो पोमोडोरो तकनीक है वो पूरी तरह से व्यक्ति की आंतरिक जैविक थकान यानी इंटरनल बायोलॉजिकल फटीग पर आधारित होती है। मतलब 25 मिनट काम करना और फिर 5 मिनट का आराम लेना। हाँ, वो आपकी अपनी ऊर्जा के हिसाब से है।
इसके विपरीत राहु काल या मुहूर्त एक बाहरी समय सीमा है। ये एक एक्सटर्नल बाउंड्री है। ये इंसान पर थोपी जाती है, चाहे वो उस समय ऊर्जा से भरा हो या एकदम थका हुआ हो। मतलब ये आपके मूड पर निर्भर नहीं करता? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, इसका जो मनोवैज्ञानिक परिणाम होता है वो काफी हद तक समान ही है। यानी ये जो बाहरी नियम है वो एक तरह का पॉज बटन बन जाता है। बिल्कुल, एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। आधुनिक मनोविज्ञान में डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने से होने वाली थकान का एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। तो होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति दिन भर काम करता है तो दोपहर तक आते आते उसकी फैसले लेने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। वो जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकता है। और राहु काल ठीक दोपहर में आता है? जी, जब एक पंचांग कहता है कि दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल है और नया काम नहीं करना है, तो ये उस व्यक्ति को एक वैध कारण देता है रुकने का, एक लंबी सांस लेने का और आत्मनिरीक्षण करने का। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है, जो लोगों को बिना सोचे समझे अंधाधुंध काम करने से रोकता है। ये तो समय को प्रबंधित करने का सच में एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका हो गया। लेकिन ये जो हमारा स्रोत है, ये सिर्फ अदृश्य समय तक सीमित नहीं है। और क्या है इसमें? ये दृश्य संकेतों मतलब विजुअल क्यूज का भी इस्तेमाल करता है। स्रोत के अनुसार 17 मार्च 2026 के लिए शुभ रंग लाल और केसरिया बताए गए हैं और शुभ अंक 9 है। अच्छा, मंगलवार का दिन है इसलिए। बिल्कुल, और ये दावा किया गया है कि इन रंगों के कपड़े पहनने से मंगल ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अब एक तरफ से देखने पर ऐसा लगता है जैसे लाल रंग पहनना अपने दिमाग के रेडियो एंटीना को मंगल ग्रह की फ्रीक्वेंसी पर सेट करने जैसा है, ताकि कोई ब्रह्मांडीय सिग्नल पकड़ा जा सके। क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? देखिए, ये जो रेडियो एंटीना वाला रूपक है, ये सुनने में काफी रोचक है। लेकिन अगर हम इसे न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के ठोस धरातल पर उतारें, तो कहानी थोड़ी अलग और ज्यादा तर्कसंगत नजर आती है। मतलब कोई सिग्नल नहीं आ रहा ऊपर से? नहीं, ये कोई बाहरी ब्रह्मांडीय सिग्नल पकड़ने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने ही अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस को हैक करने का एक तरीका है। मनोविज्ञान में एक बहुत ही प्रसिद्ध अवधारणा है जिसे एनक्लोज्ड कॉग्निशन कहा जाता है। एनक्लोज्ड कॉग्निशन? हाँ, इसका अर्थ है कि हम जो कपड़े पहनते हैं वे हमारी मानसिक स्थिति और हमारे प्रदर्शन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। क्या हम इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। कई अध्ययनों में देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति को एक सफेद कोट पहनाया जाता है और बताया जाता है कि ये एक डॉक्टर का कोट है, अच्छा, तो वो व्यक्ति अचानक अधिक ध्यान केंद्रित करने लगता है और काम में गलतियां कम करता है। कपड़े हमारे दिमाग को एक खास तरीके से काम करने का निर्देश देते हैं। अरे वाह! अब इस लाल रंग वाले मामले को देखिए। विकासात्मक मनोविज्ञान या इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार मानव मस्तिष्क लाल रंग को आग, खून, खतरे और अत्यधिक ऊर्जा से जोड़कर देखता है। तो जब कोई व्यक्ति सुबह उठकर जानबूझकर लाल शर्ट या केसरिया धागा चुनता है, तो वो असल में क्या कर रहा होता है? मंगल ग्रह को खुश कर रहा है? नहीं, वो व्यक्ति मंगल ग्रह को नहीं, बल्कि अपने ही नर्वस सिस्टम को एक संदेश भेज रहा होता है। वो खुद को एक एक्शन ओरिएंटेड स्थिति के लिए तैयार कर रहा होता है। मतलब वो खुद को प्राइम कर रहा है। बिल्कुल। जब भी वो दिन भर में उस लाल रंग को देखता है, चाहे अपनी शर्ट की आस्तीन देखे या धागा, तो ये उसके लिए एक विजुअल रिमाइंडर का काम करता है कि आज का दिन ऊर्जा, साहस और निर्णय लेने का दिन है। ये तो बहुत ही गहरा है। हाँ, ये ज्योतिष के नाम पर आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे रोजमर्रा की एक साधारण सी आदत को एक मनोवैज्ञानिक हथियार में बदला जा सकता है। सही बात है। तो हमने ये समझ लिया कि पंचांग पूरे ब्रह्मांड के समय और रंग का एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल खाका खींचता है। जी। लेकिन हर इंसान एक जैसा तो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। हर किसी का जीवन और चुनौतियां अलग है। तो ये सार्वभौमिक ऊर्जा अलग अलग व्यक्तित्व वाले लोगों पर कैसे लागू होती है? यहीं पर 12 राशियों की भूमिका आती है। हाँ, राशिफल का हिस्सा। हाँ, जब स्रोत इन 12 राशियों के भविष्यफल की बात करता है, तो वहाँ एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। और वो पैटर्न क्या है? मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर हम भविष्यवाणियों को ध्यान से देखें, तो ये किसी को ये नहीं कह रहा कि आज आसमान से सोने की बारिश होगी और आपको घर बैठे रहना है। अच्छा। मैंने इन राशियों को कुछ श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी है
मेहनत और सफलता वाली राशियां। जैसे मेष राशि वालों से कहा गया है कि दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा और नौकरी या व्यापार में अवसर मिलेंगे। मिथुन राशि वालों को बताया गया है कि काम का भारी दबाव रहेगा जी। व्यस्तता रहेगी, लेकिन उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसी तरह वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों को भी कड़ी मेहनत करने, नई योजनाएं बनाने और बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत दिए गए हैं। देखिए, ये एक बहुत ही सक्रिय या कहिए प्रोएक्टिव दृष्टिकोण है। आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठे हैं। बिल्कुल। और बाकी राशियों के लिए भी निर्देश हैं। दूसरी श्रेणी मैंने बनाई है सावधानी और धैर्य वाली राशियां। इसमें कौन सी राशियां हैं? जैसे वृषभ को धन लाभ का संकेत तो है, लेकिन साथ ही निवेश में अत्यधिक सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी गई है। कन्या राशि वालों के लिए निर्देश बहुत ही स्पष्ट हैं कि धैर्य रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, नुकसान हो सकता है। धनु राशि वालों को भी यात्रा के योग के साथ साथ अपने खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है। सही है। इसके बाद तीसरी श्रेणी है भाग्य और अवसर वाली राशियां, जैसे कर्क, सिंह और तुला। इन्हें अचानक धन लाभ, पुराने मित्रों से मुलाकात या किस्मत का साथ मिलने की बात कही गई है जी। और अंत में मीन राशि है, जिसे दिन भर आध्यात्मिक रहने और मंदिर जाकर शांति प्राप्त करने की सलाह दी गई है। इन सभी श्रेणियों को एक साथ देखने पर एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक खेल समझ में आता है। यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो है नियति यानी फेट और स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल के बीच का संतुलन। हाँ, क्योंकि पहली नजर में तो ये सब भाग्य या सितारों का खेल लगता है कि किस्मत आपका साथ देगी या यात्रा के योग हैं। बिल्कुल। लेकिन गहराई में जाने पर ऐसा लगता है जैसे ये ज्योतिष के आवरण में छिपी हुई एक बेहतरीन मैनेजमेंट क्लास है। सही कहा। मतलब स्रोत लोगों को बुनियादी जीवन कौशल सिखा रहा है, कड़ी मेहनत करना, धैर्य रखना, सोच समझकर फैसला लेना और आर्थिक अनुशासन बनाए रखना। एकदम। अगर राशिफल पूरी तरह से नियतिवादी या फेटिलिस्टिक होता और सिर्फ ये कहता कि आज ग्रह आपके पक्ष में है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो इसका परिणाम क्या होता? लोग शायद आलसी हो जाते। बिल्कुल, लोग आलसी हो जाते और कोई प्रयास नहीं करते। दूसरी ओर अगर वो कहता कि आज सब कुछ बुरा होगा, ग्रह खराब है, तो लोग हताशा में डूब जाते, काम ही नहीं करते डर के मारे। हाँ। तो ये जो स्रोत है ये बहुत ही चतुराई से इन दोनों अतियों या एक्सट्रीम से बचता है। ये सिंह और तुला राशि वालों को भाग्य का भरोसा देकर उनके भीतर उम्मीद और सकारात्मकता जगाता है। और जब कोई इंसान सकारात्मक महसूस करता है तो वो स्वाभाविक रूप से बेहतर काम करता है। और जो कन्या या वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए एक सुरक्षा घेरे की तरह काम करता है। सटीक कहा आपने। जब कन्या राशि वाला कोई व्यक्ति सुबह ये पढ़ने को पाता है कि जल्दबाजी में निर्णय ना लें जी, तो वो व्यक्ति पूरे दिन अपने फैसलों को लेकर थोड़ा अधिक सचेत रहेगा। वो कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार रुककर सोचेगा। इसे मनोविज्ञान में प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग? हाँ, ये फ्रेमवर्क व्यक्ति को सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठकर प्रतीक्षा करने के लिए नहीं छोड़ता। ये उनके भीतर की जो योग्यताएं हैं, जो सतर्कता और मेहनत है, उसे सितारों के माध्यम से बाहर लाने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये तो कमाल का नजरिया है। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक व्यक्ति अपने दिन की योजना समय के आधार पर बना चुका है, उसने सही रंग के कपड़े पहन लिए हैं और अपनी राशि के अनुसार अपनी मानसिक स्थिति भी तय कर ली है। एक तरह से दिन का पूरा ताना बाना बुना जा चुका है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत अपनी बात यहीं खत्म नहीं करता है। इसके बाद चर्चा एक ऐसे मोड़ पर आती है जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे विरोधाभासी और दिलचस्प हिस्सा है। अच्छा, वो क्या है? आध्यात्मिक उपाय और डिजिटल युग का मिश्रण। ओह, ये हिस्सा सच में इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं नष्ट होने के बजाय नए तकनीकी माध्यमों में खुद को ढाल लेती हैं। हाँ, आप सुनिए, स्रोत ने अंत में सभी के लिए, विशेषकर मेष और सिंह राशि वालों के लिए एक सर्वव्यापी समाधान या उपाय प्रस्तुत किया है। क्या उपाय है? उपाय ये है कि हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और ये दावा किया गया है कि इस कर्म से संकट दूर होंगे, धन लाभ के योग बनेंगे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जी। अब ये हिस्सा पूरी तरह से पारंपरिक और आध्यात्मिक है, लेकिन ठीक इसी के बाद स्रोत एक ऐसी अपील करता है जो पूरी तरह से आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। वो अपील क्या है? मैं बहुत उत्सुक हूँ। स्रोत के अंत में बिल्कुल ये शब्द कहे गए हैं, मैं हूबहू पढ़कर सुनाता हूँ।
हाँ, बताइए। दोस्तों, अगर आपको आज का राशिफल 17 मार्च 2026 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोज अपना राशिफल देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। कमाल है ना? ये विरोधाभास बहुत ही अद्भुत है। एक तरफ गुड़ चना और भगवान को प्रसन्न करने की बात है और उसी सांस में YouTube के एल्गोरिदम को प्रसन्न करने की बात हो रही है। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि माध्यम ने मीडियम ने अब संदेश को ही बदल दिया है? देखिए, ये कहना कि माध्यम ने संदेश को पूरी तरह बदल दिया है शायद पूरी तरह से सच न हो, बल्कि मेरा मानना है कि माध्यम ने संदेश को अपने इकोसिस्टम यानी अपनी डिजिटल दुनिया के अनुकूल बना लिया है। वो कैसे? अगर हम गुड़ और चना चढ़ाने वाले उपाय की बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इंसान अनिश्चितताओं से घिरा होता है तो उसे सिर्फ सलाह नहीं चाहिए होती, उसे एक एक्शनेबल रिचुअल चाहिए होता है। मतलब कुछ ऐसा जो वो अपने हाथों से कर सके। बिल्कुल, एक ठोस करने योग्य कर्म। भगवान को प्रसाद चढ़ाना या मंत्र पढ़ना इंसान को ये महसूस कराता है कि उसने अपने नियंत्रण में जो था वो कर दिया है। ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म है जो चिंता या एंजाइटी को काफी हद तक कम कर देता है। तो ये तो मानसिक शांति का एक उपकरण हो गया। लेकिन फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की वो अपील कहाँ फिट बैठती है? क्या ये आध्यात्मिकता का व्यवसायीकरण या कमर्शलाइजेशन नहीं है? इसे व्यवसायीकरण से ज्यादा अटेंशन इकोनॉमी यानी ध्यान खींचने की अर्थव्यवस्था का एक तार्किक विकास समझना चाहिए। मतलब ये समय के साथ बदला है। हाँ, मानव इतिहास में धर्म, आध्यात्मिकता और ज्ञान हमेशा से संचार के सबसे शक्तिशाली माध्यमों के साथ चले हैं। सोचिए, जब कागज और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले धार्मिक किताबें ही छापी गईं। बिल्कुल, बाइबल छपी थी सबसे पहले। हाँ, और जब रेडियो और टीवी आए तो वहां भी सुबह सुबह प्रवचन प्रसारित होने लगे। आज का युग इंटरनेट और सोशल मीडिया का युग है। तो मतलब सब्सक्राइब करने की मांग कोई नई बात नहीं है, बस तरीका नया है। एकदम सही। ऐतिहासिक रूप से जब लोग मंदिर या आश्रम जाते थे तो वहां एक समुदाय का हिस्सा बनते थे, दर्शन करते थे और दान देते थे। जी। अब इस डिजिटल दुनिया में भक्ति की शक्ति जैसा चैनल ये अच्छी तरह समझता है कि अगर वो लोगों को रोज सुबह ये मानसिक शांति, समय प्रबंधन का ढांचा और मनोवैज्ञानिक राहत दे रहा है तो इसके बदले में उसे डिजिटल युग की करेंसी चाहिए। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं बल्कि ध्यान और निष्ठा यानी लॉयल्टी है। क्या बात है। सब्सक्राइब बटन दबाना एक तरह से उस चैनल के प्रति अपनी निष्ठा जताना है। जय श्री राम और जय हनुमान के उद्घोष के साथ लाइक और शेयर करने की अपील ये दिखाती है कि पारंपरिक आस्था और आधुनिक ध्यान खींचने वाली अर्थव्यवस्था के बीच कोई दुराव नहीं है, बल्कि वापस में जुड़ गए। बिल्कुल, उनका एक पूरी तरह से सहज विलय या सीमलेस ब्लेंड हो चुका है। ये विश्लेषण बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। तो एक तरह से लाइक और शेयर बटन दबाना भी 21वीं सदी का एक नया रिचुअल या कर्म कांड बन गया है जो एल्गोरिथम के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। एक बहुत ही सटीक और विचारोत्तेजक निष्कर्ष है आपका। तो आज की इस चर्चा में हमने वाकई कई परतों को खोला है। हमने शुरुआत की थी इस बात से कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला पंचांग असल में समय प्रबंधन का एक बहुत ही जटिल ढांचा है। बिल्कुल। हमने देखा कि राहु काल एक प्राचीन पॉज बटन की तरह काम करता है जो डिसीजन फटीग को रोकता है। जी। फिर हमने लाल रंग और 9 अंक के पीछे के एनक्लोज्ड कॉग्निशन को समझा। जी। जो किसी बाहरी ग्रह को नहीं बल्कि हमारे अपने नर्वस सिस्टम को एक्शन के लिए तैयार करता है। और इसके साथ ही हमने 12 राशियों के विभाजन को एक मनोवैज्ञानिक प्राइमिंग टूल के रूप में भी देखा। हाँ। ये जो ढांचा है ये नियति के भरोसे बैठने के बजाय लोगों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार मेहनत, धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। और अंततः गुड़ चने की पारंपरिक आस्था से लेकर सब्सक्राइब बटन तक का सफर हमें ये बताता है कि तकनीक चाहे जितनी भी बदल जाए, अनिश्चितता से निपटने की इंसानी जरूरत और अर्थ खोजने की लालसा हमेशा बनी रहती है। बस उसे व्यक्त करने के तरीके बदल जाते हैं। सही कहा। और अंत में ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि जानकारी का स्रोत क्या है, चाहे वो आसमान के सितारे हो या मोबाइल स्क्रीन पर चलने वाला कोई एल्गोरिथम। जी। असली बात ये है कि उस जानकारी का उपयोग किस तरह किया जाता है,
क्या वो जानकारी डर पैदा कर रही है या वो दिन को अधिक अनुशासित, केंद्रित और बेहतर बनाने के लिए एक रूपरेखा दे रही है? क्योंकि एक अच्छा फ्रेमवर्क हमेशा कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना कि निष्क्रियता के लिए। बिल्कुल सही। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उपलब्ध उपकरणों का उपयोग कैसे किया जा रहा है। तो आज की इस विस्तार से चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए मेरे पास एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। क्या है वो सवाल? देखिए, आज समाज सितारों की चाल और प्राचीन पंचांगों के आधार पर अपने दिन की भविष्यवाणी कर रहा है ना? जी। और उसे अपने फोन पर एक YouTube चैनल के एल्गोरिदम के जरिए सुन रहा है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, क्या भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब हमारे फोन के एल्गोरिदम हमारी आदतों, हमारे स्वास्थ्य डेटा, हमारी नींद के पैटर्न और हमारे व्यवहार को इतनी अच्छी तरह समझ जाएंगे कि अब सितारों से भी ज्यादा सटीक भविष्यवाणी करने लगेंगे कि हमारा आज का दिन कैसा बीतेगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या अगली सदी का पंचांग आसमान में नहीं बल्कि सिलिकॉन वैली के डेटा सर्वर में लिखा जाएगा? सोचने वाली बात है। ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। खैर, तब तक के लिए सुनते रहिए, नई चीजों का विश्लेषण करते रहिए और अपने हर दिन को बेहतर बनाते रहिए।